हेलो दोस्तों, यह क्लास जीआईसी प्रयोक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास समय बहुत कम है तो आप इसको स्पीड में लगा के बहुत ही कम समय में इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या रहा हमारा इस वन लाइनर प्रश्न में पहला, यानी कि कह रहा है द्विवेदी युग में ब्रज भाषा कोकिल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हो जाएगा सत्यनारायण कवि रत्न को। किन्हें जाना जाता है? सत्यनारायण कवि रत्न को जाना जाता है। आगे देखते हैं, हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट यानी कि ऐतिहासिक उपन्यासकार किन्हें कहा जाता है? यह हो जाएंगे वृंदावन लाल वर्मा। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे कि गढ़ कुंठार हुआ, झांसी की रानी के रचयिता हैं। आगे देखते हैं, भारतेंदु मंडल के किस कवि को प्रेम घन कहा जाता है? यह तो सभी लोग जानते हैं, बद्री नारायण चौधरी। ये थोड़ा आसान प्रश्नों में है। आगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन किस धारा के कवि हैं? ये हो जाएंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। किस धारा के कवि हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। अगले प्रश्न देखते हैं, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कब मिला था? 1972 में। किस रचना के लिए? उर्वशी के लिए दिया गया था। हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? ये हो जाएगा आंसू। यानी कि किसको कहा जाता है मेघदूत? ये हो जाएंगे आंसू। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो यह पूर्णिया के बिहार। गांव का नाम क्या हो जाएगा? मेरीगंज। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, बादल राग कविता के रचयिता कौन है? हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किन्हें कहा जाता है? हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन है? ये हो जाएंगे शिवदान सिंह चौहान। इन्होंने कौन लिखा था? लक्ष्मीपुरा। 1938 में इनकी प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? यह एक सुमन राजे यानी का इतिहास है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मनोविश्लेषण आत्मक उपन्यास धारा का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ये हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार। इनकी कौन कौन से उपन्यास हैं? परख और त्याग पत्र। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। आगे देखते हैं, आधुनिक काल की गद्य की कसौटी, आधुनिक काल गद्य की कसौटी है। यह किसका है? हो जाएगा निबंध। किसको कहा गया है? निबंध को। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के। आगे बढ़ते हैं, युग की अवधारणा यानी कि प्रगतिवाद किस दर्शन पर आधारित है? प्रगतिवाद किस दर्शन पर आधारित है? हो जाएंगे मार्क्सवाद। द्विवेदी युग की वह प्रवृत्ति जिसके विरोध में छायावाद आया। द्विवेदी युग की वह कौन सी प्रवृत्ति है जिसके विरोध में छायावाद आया? यह हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता। कौन सी प्रवृत्ति हो जाएगी? इतिवृत्तात्मकता। आगे देखते हैं, स्वच्छंदतावाद के करीब कौन सी धारा है? ये हो जाएगा छायावाद। स्वच्छंदतावाद के करीब कौन सी धारा है? तो छायावाद। प्रगतिवाद और छायावाद में मुख्य अंतर क्या है? तो अंतर यह रहा, वैयक्तिकता के स्थान पर क्या हो जाएगा? समाज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ यानी कि 1938 में कौन से अध्यक्ष थे? ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अध्यक्ष कहाँ किए थे? कलकत्ता में। यह दूसरे अधिवेशन की बात चल रही है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रगतिशील लेखक संघ यानी कि 1938, इसके अध्यक्ष कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आगे देखते हैं, पत्रिका यानी कि रूपाब, इसके संपादक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। पत्रिका हंस के बाद इसके संस्थापक कौन हुए? ये हो जाएंगे शिवदान सिंह चौहान। अभी हमने ऊपर ही पढ़ के आया है कि शिवदान सिंह चौहान किसके जनक हैं? रिपोर्टाज। इनके जनक थे रिपोर्टाज के। नई कहानी आंदोलन की त्रयी कौन कौन माने जाते हैं? नई कहानी आंदोलन के त्रयी कौन है? ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र यादव, कमलेश्वर मोहन राकेश। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नई कहानी के आंदोलन में त्रयी कौन थे? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा पात्र निपुणिका किस रूप में है? ये हो जाएंगी न्यूनिया। किसके रूप में है? न्यूनिया के रूप में। असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञेय की। सृजन का माध्यम क्या था? मौन। सृजन का माध्यम क्या था? मौन। यह भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। लेकिन तो यह इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो वर्णन हो जाएगा महाभारत के 18वें दिन की संध्या बेला का। महाभारत के 18वें दिन की संध्या बेला का वर्णन किया गया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किस नाटक में है?
ये हो जाएगा चंद्रगुप्त। यह किनका उपन्यास है, किनका नाटक है, ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। किनका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी? छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी? ये हो जाएंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब मुक्ति बोध की अंधेरे में को लावा जैसा उज्ज्वलंत दस्तावेज कहा, किसने कहा था? शमशेर बहादुर सिंह। यह क्या है? यह भी महत्वपूर्ण है और यह भी। निराला ने शक्ति की करो मौलिक कल्पना का संदेश दिया, किसमें दिया था? राम की शक्ति पूजा में। राम की शक्ति पूजा में। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं उसका गला घोटकर पैदा हुआ, यह किसका कथन है? हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र। इनका कथन होगा डॉक्टर नागेंद्र। अब हम सोच रहे हैं कि जो सबके कथन है एक वीडियो के अंतर्गत लेकर आया जाए, तो जल्द ही आप लोगों को यह देखने को अवश्य मिलेगा। तो आप लोग यह बताइए कि यह, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर, यानी कि साधारीकरण की अवधारणा के बारे में कौन क्या कहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र का कहना है कि कवि की अनुभूति का साधारीकरण होता है, और श्याम सुंदर दास का कहना है कि मधुमती भूमिका की चर्चा है, और रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि सिद्धांत को पुनर्व्याख्यायित करता है। क्या करता है? सिद्धांत को पुनर्व्याख्यायित करता है। आगे बढ़ते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग या तो इसको याद कर लीजिए या तो इसको। अब देख लेते हैं, नई कविता में लघु मानव की अवधारणा विजय देव नारायण शाही ने दिया। नई कविता में लघु मानव की अवधारणा किसने दिया है? विजय देव नारायण शाही। मुक्तिबोध अनुभव के क्या कहे जाते हैं? फैंटेसी। इनका क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक संवेदना। फैंटेसी क्या, अनुभव का फैंटेसी क्या आ जाएगा? ज्ञानात्मक संवेदना। क्षणवाद का अर्थ क्या होता है? वर्तमान क्षण की अनुभूतियों को महत्व देना। क्षणवाद का अर्थ होता है वर्तमान क्षण की अनुभूतियों को महत्व देना। प्रसाद के नाटकों का दोष अभिनयता का अभाव है। प्रसाद के नाटकों का दोष अभिनयता का अभाव है। यह किसके द्वारा कहा गया है? ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनके नाटकों में कौन सा दोष है? अभिनयता का अभाव है। आगे देखते हैं, तुलनात्मक आलोचना किसने शुरू किया था? बिहारी और सादी में पद्म सिंह शर्मा ने। बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना किसने शुरू किया था? पद्म सिंह शर्मा। निराला की साहित्य साधना यह कितने खंडों में है? 3 खंडों में। किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने। किसने लिखा है? रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा शैली क्या है? तत्सम प्रधान और अलंकृत है। किसके है? तत्सम प्रधान और अलंकृत। यह काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। किसकी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। शुक्ल जी नई धारा तृतीय उत्थान को क्या, उसका समय सीमा क्या है? हो जाएगा संवत 1975 से अब तक। शुक्ल जी का नई धारा तृतीय उत्थान की समय सीमा क्या हो जाएगी? संवत 1975 से लेके अब तक। आगे देखते हैं रैपिड फायर एक नज़र में कितना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। छायावाद का घोषणा पत्र किन्हें कहा जाता है? पल्लव को। नई कविता में मिथक क्या है? आत्मजयी, यानी किनका हो जाएगा? कुंवर नारायण। आत्मजयी किनकी रचना है? कुंवर नारायण की। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला क्या है? झरना। कब रचित हुई थी? 1918 में। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। प्रगतिवाद की रचना युग की गंगा किनका हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। किनका होगा? केदारनाथ अग्रवाल की। तुलसीदास यह किनका हो जाएगा? लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं। तुलसीदास कैसे हैं? लोक मंगल और साधना अवस्था के कवि हैं। हिंदी आलोचना यह हो जाएगा तुलनात्मक अध्ययन। किसने किया था? पद्म सिंह शर्मा ने। आगे देखते हैं, अब ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को यह पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। तो देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्नों को देखते हैं। आदिकालीन काव्य बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? यानी कि पूछा जा रहा है कि बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? मारवती, पद्मावती, संयोगिता या फिर राजमती। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इनका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजमती। बिसल देव रासो की नायिका कौन थी? राजमती। अब व्याख्या देख लेते हैं। बिसल देव रासो नरपति नाला द्वारा रचित एक गे काव्य है। कैसा काव्य है? गे। और इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? नरपति नाला। इसकी नायिका राजमती यानी कि भोज परमार की पुत्री और नायक विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव हैं। और इसके नायक कौन हो जाएंगे? विग्रह राज चतुर्थ, जिनका बिसल देव भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। मारवड़ी यह ढोला मारू रा दुहा की नायिका है। पद्मावती जायसी कृत पद्मावत की नायिका है। संयोगिता चंद्रबरदाई कृत पृथ्वी राज रासो की नायिका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कवि की उपाधि दी गई? किस कवि को जड़िया कवि की उपाधि दी गई? नंददास, तुलसीदास, कुंभनदास, सूरदास। तो बताइए कि किसको जड़िया कहा गया है? तो देख लेते हैं, यह रहा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि नंददास को कवि जड़िया की उपाधि दी गई। अष्टछाप के कवि नंददास को उनकी काव्य कला और शब्द चयन की जड़ाई के कारण उन्हें जड़िया कहा जाता है। उपर्युक्त प्रसिद्ध उक्ति उनकी हो जाएगी, और कवि गड़िया तो नंददास जड़िया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। तुलसीदास, यह एक लोकनायक और हिंदी का जाति कवि कहा जाता है इनको। सूरदास की अगर बात कर लें, वात्सल्य रस का सम्राट और पुष्टि मार्ग का जहाज। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि इसके साथ साथ आप लोग भी क्या है, कमेंट में इसका आंसर देंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करके इसका आंसर बताते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो बताइए कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। इनका कहना है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता को देखते हुए इसे श्रृंगार काल कहा। जब आप देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इन्हें कलाकाल, और रीत बंधु कौन ने क्या कहा? अलंकृत काल। यह तीनों क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे तो एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। छायावाद की किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तुलसीदास, झरना, कामायनी या फिर पल्लव। अभी हमने वन लाइनर प्रश्नों में देख के आ रहे हैं कि छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताइए किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा पल्लव। इनकी रचना पल्लव को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की कृति पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें भाषा, अलंकार और छंदों पर नई मान्यताओं की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे आगे देखते हैं। तुलसीदास, यह निराला की लंबी कविता है। यह निराला की कैसी कविता है? लंबी। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है और छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। और आप लोग बताइए कि इसमें कितने सर्ग हैं? आप लोग सोच लीजिए कितने सर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद का आधार क्या है? रहस्यवाद, द्वंद्वात्मक भौतिक अस्तित्ववाद या फिर गांधीवाद। प्रगतिवाद का आधार क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। इसमें शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? इसमें शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश और शोषित के प्रति सहानुभूति दिखाई गई है। अगर रहस्यवाद की बात कर लें तो छायावाद की विशेषता क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन। अस्तित्ववाद में प्रयोगवाद और नई कविता का पर प्रभाव है। और गांधीवाद की अगर बात कर लें तो छायावाद और द्विवेदी युग के कुछ कवियों पर प्रभाव दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि यह प्रश्नों का लेवल और इसकी व्याख्या कैसी लगी आप लोगों को। अंधा युग नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यह हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि धर्मवीर भारती। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक प्रसिद्ध गीति नाट्य है। कैसा नाट्य है? गीति नाट्य। इसकी कथा क्या है? देख लेते हैं। इसकी कथा महाभारत युद्ध के अंतिम दिन से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक की घटना पर आधारित है। यह युद्ध विभीषिका और मूल्यों के विपरण का चित्रण है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आंचलिक उपन्यास की अवधारणा किस रचना से शुरू माना जाता है? गोदान, बलचनामा, राग दरबारी या फिर मैला आंचल। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि मैला आंचल। इसकी रचना है फणीश्वर नाथ रेणु। कब लिखा गया है? यह हो जाएगा 1954 में। हिंदी में आंचलिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद के आदर्शा मुख्य यथार्थवाद। बलचनामा नागा अर्जुन का उपन्यास है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का व्यंग प्रधान उपन्यास। यह रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा निर्धारण के लिए किन 12 ग्रंथों को आधार माना था? उनमें कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश की रचनाओं में शामिल है? विशलदेव रासो, कुमार रासो, हमीर रासो या फिर पृथ्वी रासो। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि अपभ्रंश की रचनाओं में शामिल था। तो ऑप्शन देखिए और बताइए। तो देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हमीर रासो। हमीर रासो एक ऐसा ग्रंथ है जो अपभ्रंश की रचनाओं में शामिल है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों को आधार बनाया, जिसमें 4 अपभ्रंश और 8
देश भाषा काव्य के थे। अपभ्रंश काव्य के देख लेते हैं कौन कौन सी थे। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। आप लोग बताइए कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका किनकी रचनाएं हैं। हमारे कहते ही इसका आंसर आपके मन में आ जाना चाहिए। अगर कहीं नहीं आ पा रहा है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करें, क्योंकि ये काफ़ी आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। कबीर की उलटबाजियों में मुख्य रूप से कौन सा रस पाया जाता है? विभत्स रस, शांत रस, वीर रस या फिर अद्भुत रस। तो बताइए कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा है। तो ये इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, यानी कि अद्भुत रस। यानी कि कबीर की उलटबाजियों में मुख्य रूप से कौन सा रस पाया जाता है? अद्भुत रस। इसकी व्याख्या देखते हैं। यद्यपि कबीर का संपूर्ण काव्य अंततः रस की ओर ले जाता है, किंतु उनकी उलटबाजियां का तात्कालिक प्रभाव चमत्कारी होता है। इनमें विरोधाभासी बातें कही जाती हैं जिससे पाठक को आश्चर्य होता है, इसलिए यहाँ तक अद्भुत रस की प्रधानता मानी जाती है। यह अद्भुत रस क्यों होता है उसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जायसी ने अपने किस रचना में मुगल सम्राट बाबर की प्रशंसा की? यह थोड़ा सा इजी रख सकते हैं। बताइए कि इसमें अखरावत में की है, पद्मावत, कन्हावत या फिर आखिरी कलाम। तो जायसी ने मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा अपने किस ग्रंथ में की है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि आखिरी कलाम में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आखिरी कलाम में कयामत यानी कि प्रलय का वर्णन किया गया है। यह भी पूछा जाता है कि कयामत का वर्णन किस में है? तो हो जाएगा आखिरी कलाम। इसी रचना में उन्होंने तत्कालीन मुगल बादशाह बाबर की भी प्रशंसा की है। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो कयामत का प्रलय का वर्णन किस में है और बाबर की प्रशंसा किस में की गई है? तो दोनों एक ही में है, वो भी क्या है? आखिरी कलाम में। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम के साथ विराजमान रहे। यह प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? रामविलास शर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कि किसका रहा यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह कथन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में तुलसी के व्यापक लोक प्रभाव को रेखांकित करते हुए यह बात कही थी। यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रतीकात्मक या अन्यथा परक श्रेणी का माना जाता है, जिसे हिंदी का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी कहा जाता है? यानी कि हिंदी का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसे कहा जाता है? सुनीता, परख, शेखर एक जीवनी या फिर जहाज का पंछी। तो बताइए कि सुनीता किसकी रचना है? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। परख और शेखर एक जीवनी किनकी रचनाएं हैं? आप लोग के दिमाग में तो अभी तक आ ही जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि परख। किनकी है? परख। यह क्या है? हिंदी का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। परख 1929 में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। किनके द्वारा रचित उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। इसे हिंदी का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार हिंदी में मनोविश्लेषणवादी परंपरा के जनक माने जाते हैं। दूसरा सवाल यह पूछा जाएगा कि इसके जनक किन्हें माना जाता है? तो हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य के किस काल में नक्सिक वर्णन की प्रधानता रही? रीति, भक्ति, आदि या फिर छायावाद। तो बताइए कि नक्सिक वर्णन की प्रधानता किस में रही? यह थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रख लेते हैं, इजी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन मॉडरेट लेवल का है। तो बताइए, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि रीतिकाल में। नक्सिक वर्णन की प्रधानता किस में रही थी? रीतिकाल में। इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करना और श्रृंगारिक रचना करना था। इस काल में नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए नक्सिक वर्णन की पद्धति प्रमुखता में अपनाई गई। यह रही इसकी व्याख्या कि रीतिकाल में किस तरह से नक्सिक का वर्णन की प्रधानता अपनाई गई। चलिए देखते हैं अपने
अगले प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो हमारे आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे मिलेगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके बाद शाम तक आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो बताइए कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहा। आप लोग बताइए कि अब तक 6 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर चुके हैं, ईमानदारी से बताइएगा। चलिए देखते हैं अपने 7वें सवाल की ओर। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो मैं नहीं कही। यह पंक्ति किसकी है? तो बताइए कि इसमें यह पंक्तियाँ किनकी हैं। चलिए देख लेते हैं। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला या फिर प्रसाद। तो बताइए कि ये पंक्तियाँ किनकी हैं। ये हो जाएंगी हमारा ऑप्शन सी यानी कि निराला की है। कहीं यह मत देख के डिसाइड कीजिएगा कि क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको तो लगा नहीं सकते क्योंकि यह वीर रस की कविताएं लिखती हैं। और महादेवी वर्मा तो दुख ही जीवन की कथा रही, कुछ ऐसे ही वो भी कविताएं लिखती हैं। लेकिन तो यह कहीं के आधार पे आप लोग आंसर डिसाइड मत कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यानी इसकी व्याख्या देखते हैं। यह प्रसिद्ध पंक्तियां सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति से ली गई हैं। इसे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है जो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर लिखा है। इनका पूछा जाएगा किनकी निधन पर लिखा है, तो इनकी पुत्री सरोज हो जाएंगी और यह एक सर्वश्रेष्ठ लोक गीत माना जाता है। अगले प्रश्न पर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक कौन है? क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बताइए कि इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि देवेंद्र सत्यार्थी। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या गोरी क्या सावरी के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों के संकलन और स्मरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? पद्माकर, देव, बिहारी या फिर घनानंद। तो बताइए कि इसमें से किसे साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि घनानंद को क्या कहा जाता है? साक्षात रसमूर्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जवाबदानी का दावा रखने वाला कवि कहा है। अन्य विकल्प देखते हैं तो बिहारी जी को क्या कहते हैं? इनके कहते हैं गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। पद्माकर यह रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। पद्माकर क्या है? रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कबीर की उलटबासियों में मुख्य रूप से कौन सा रस पाया जाता है? यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो बताइए कि विभत्स रस, शांत रस, वीर रस या फिर अद्भुत। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि अद्भुत रस क्या उनकी यथुआ वाणियों में पाया जाता है। तो इसका देख लेते हैं महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। यद्यपि कबीर का संपूर्ण काव्य शांत रस की ओर ले जाता है, लेकिन प्रश्न विशेष रूप से उलटबासियों के बारे में है तो यहाँ अद्भुत रस की प्रदान हो जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुचर्या का कवि कहा है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा है? कवि को मधुचर्या का कवि कहा है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य के वैभव को देखते हुए उन्हें मधुचर्या का कवि कहा। क्यों कहा गया है यह भी बता दिया गया। और शुक्ल जी छायावाद के आलोचक थे, लेकिन उन्होंने प्रसाद की प्रतिज्ञा को पहचाना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? अब्दुल रहमान, शालिभद्र सूरी, सराफा या फिर पुष्पदंत। तो बताइए कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि किसे माना है? तो यह हो जाएंगे हमारा ऑप्शन ए यानी कि अब्दुल रहमान। किसे माने हैं? अब्दुल रहमान को माने हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनकी रचना कौन हो जाएगी? संदेश रातक। और सरापा को किसने प्रथम माना है? तो हो जाएंगे राहुल संस्कृत्यायन। सालिब सूरी को किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। और पुष्पदंत को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विशेष महत्व है, जो सखी भाव की उच्चासना पर आधारित है? निम्बार्का संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय? तो बताइए कि कौन सा संप्रदाय है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। इसमें राधा और कृष्ण से भी उच्च स्थान दिया गया है, यानी राधा को कृष्ण से उच्च स्थान दिया गया है। किस संप्रदाय में? राधा वल्लभ संप्रदाय में। इसके प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। अब गद्दी सेवा में देखते हैं, यानी कि गुरु की गद्दी की सेवा इस संप्रदाय में मुख्य परंपरा है। अन्य विकल्पों को देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय यानी कि सनकादि में युगल उपासना है, जबकि वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग और बालकृष्ण की प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी आचार्य शुक्ल ने उन्हें रीतिबद्ध कवियों में स्थान दिया, क्योंकि उनकी रचनाएं पूरी तरह रीति परंपरा में ढली थी? बिहारी रस निधि, यहाँ पे धी रहेगा, और सेनापति और मती राम। तो बताइए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सेनापति। तो सेनापति के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेनापति ने कोई शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनकी रचना कवित्व रत्नाकर रीति परिपाटी को इतना पूर्ण पालन करती है कि शुक्ल जी ने उन्हें रीतिबद्ध माना है। क्या माना है? रीतिबद्ध माना है। कौन सी रचना है उनकी? कवित्व रत्नाकर। क्या है? कवित्व रत्नाकर। और आगे देखते हैं। बिहारी ने भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, पर वे रीति सिद्धि कहलाए। मतीराम ने लक्षण ग्रंथ यानी कि ललित ललाम लिखे, इसलिए वह रीतिबद्ध कहलाए। ये सारे फैक्ट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि का नायक सूरदास किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, गांधीवाद या फिर समाजवाद? तो बताइए कि प्रश्नों का लेवल कैसा है और कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया। कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें। तो यह रहा हमारा इस प्रश्न का आंसर, यानी कि गांधीवाद। जो सूरदास किस मार्ग पे चल रहा था? गांधीवाद के। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रंगभूमि का नायक सूरदास एक अंधा भिखारी है, जो अपनी जमीन और अधिकारियों के लिए लड़ता है। उसका संघर्ष सत्याग्रह, अहिंसा और नैतिक बल पर आधारित है। यह पूरी तरह महात्मा गांधी के दर्शन का प्रतिबिंब है। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आधुनिक काल के किस नाटककार ने अपने नाटकों में ऐतिहासिकता और रोमानियत का ऐसा मेल किया जिसे प्रसाद परंपरा कहा गया? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्रनाथ एस्क, मोहन राकेश। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन्होंने जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा को आगे बढ़ाया। इनके नाटक जैसे कि कोड़ार, शारदिया, इतिहास के तथ्यों और कल्पना रोमानियत का सुंदर चित्रण मिलता है। और मोहन राकेश आधुनिक यथार्थ के लिए जाने जाते हैं, जबकि लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटकों के लिए जाने जाते हैं। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नई कविता की वह कैसी विशेषता है जो उसे प्रयोगवाद से अलग करती है और जिसमें अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल दिया गया है? बौद्धिकता, जीवन के प्रति आस्था, शिल्पगत चमत्कार, अतिशय व्यक्तिकता। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए वर्ड देखते हैं
इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीवन के प्रति आस्था। क्या है? जीवन के प्रति आस्था। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रयोगवाद में बौद्धिकता और शिल्प प्रयोग का अधिक जोर था। इसके विपरीत नई कविता में अनुभूति की प्रामाणिकता और जीवन के प्रति गहरी आस्था को केंद्र में रखा। यह केवल प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं बल्कि जीवन की संपूर्णता को समझाने का प्रयास था। जीवन की संपूर्णता को समझाने का प्रयास था। तो यह रही इस प्रश्न की व्याख्या। अब अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह के माध्यम से किस सिद्धांत की व्याख्या की? मनोविश्लेषणवाद, आंचलिकता, ऐतिहासिक भौतिकवाद या फिर रहस्यवाद? तो आप लोग बताइए कि वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह में किस सिद्धांत की व्याख्या की गई है? तो यह रहा उसका आंसर, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकतावाद की व्याख्या की गई है। तो वोल्गा से गंगा में 20 कहानियाँ हैं। तो यह भी तो प्रश्न बन सकता है कि वोल्गा से गंगा में कितनी कहानियों का संग्रह है? तो 20, जो 6000 ईस्वी पूर्व से लेके 1942 ईस्वी तक के मानव के समाज के विकास को दिखाती है। राहुल सांस्कृत्यायन मार्क्सवाद से प्रभावित है, इसलिए उन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवाद नजरिए से की है। और यह रहा हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। हिंदी आलोचना में ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना पद्धति के सूत्रधार किसे माना जाता है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो आप बताइए कि किन्हें माना जाता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन करते हुए परंपरा और सांस्कृतिक ऐतिहासिकता पर जोर दिया। कबीर को प्रतिष्ठित करना उनका प्रमुख कार्य था। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं, जबकि शुक्ल जी विधेयवादी। अगर पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा और शुक्ल जी के आलोचना में क्या फ़र्क है, तो एक लाइन में हम लोग बता सकते हैं कि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक थे और जबकि शुक्ल विधेयवादी। तो यहीं पे